हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ये कहानी है उषा और श्यामलाल की, जिनके दो बेटे थे, बड़ा आकाश और छोटा विकास। उषा और श्यामलाल ने अपने दोनों बेटों की शादी अंकिता और विनीता से कर दी थी। ये दोनों सगी बहनें थीं। शादी के अगले दिन उषा अपनी दोनों बहुओं को बड़े प्यार से अपना घर दिखा रही थीं। अंकिता, विनीता आ जाओ, तुम्हें सब दिखाती हूँ। यह बरामदा है, अंदर वहां पर बैठक है, ऊपर 3 कमरे हैं और उसके ऊपर छत है। अब तुम दोनों आ गई हो तो छत पर पापड़ अचार वगैरह तुम ही देखना भाई, मुझसे तो तीसरी मंजिल पर चढ़ा नहीं जाता। जी मम्मी जी। आओ मेरे साथ बाहर आओ। हम कहीं जा रहे हैं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, यहाँ पास में हमारा एक और घर है, वही दिखाने जा रही हूँ, आओ मेरे साथ। अंकिता विनीता की सास उन्हें उसी गली में 3 मकान छोड़कर बने एक और मकान में ले गई। अंदर आ जाओ, यह घर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा वह घर है। तो मम्मी जी, 2-2 घर की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल यह मेरे देवर का मकान था, तुम्हारे चाचा ससुर रामलाल का। उनका बेटा सुहास इंजीनियर बन गया और फिर अमेरिका जाकर ही बस गया। रामलाल भैया और तुम्हारी चाची ललिता भी उसके साथ ही चले गए। उनके पीछे यह मकान खंडहर हो रहा था तो हमने इसे खरीद लिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, इसीलिए दोनों मकानों का नक्शा बिल्कुल एक जैसा है। तो यहाँ कौन रहता है अब? कोई नहीं। कई बार सोचा कि किराएदार रख ले, लेकिन ये मानते ही नहीं है। अब तुम दोनों आ गई हो तो मिलजुल कर तय करेंगे कि क्या करना है इस मकान का। जी मम्मी जी। बेटा, मुझे तुम दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। तुम दोनों सगी बहनें हो तो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, प्यार से। बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी मम्मी जी। उसके बाद उषा मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसके मन में बड़ा संतोष था कि अब उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी थीं, लेकिन आगे जो होने वाला था उसका तो उषा को अंदाजा ही नहीं था। शादी के 2 साल बाद ही उषा के घर में दरार आने लगी। दोनों सगी बहनें अब सही मायने में जेठानी और देवरानी बन चुकी थीं और एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थीं। जब मैंने कहा था कि मेरी कढ़ाई मत छूना, तो तूने हाथ कैसे लगाया? क्यों? उस दिन आपने भी तो मेरे पैन में ऑमलेट बनाया था ना, तब मैंने कुछ कहा था क्या? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी, बस अब बहुत हो गया, आज फैसला हो ही जाए। किस बात का फैसला? हाँ, फैसला तो मुझे भी चाहिए। मम्मी जी, अब या तो इस घर में ये नहीं रहेंगी या फिर मैं नहीं रहूंगी। अंकिता की बात सुनकर श्यामलाल भी हैरान रह गए। वो फौरन बोले, बहू कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? अरे सगी बहनें हो तुम। हाँ पापा, बहनें हम पहले थी, मगर अब ये जेठानी बन गई है। हर चीज में रौब दिखाती है मुझ पर। समझा दीजिए इसको। जरा तमीज से बात कर समझी, छोटी है तो छोटी रहे। दोनों बहनें अपने सास ससुर के सामने झगड़े जा रही थीं। श्यामलाल समझ गए थे कि अब बंटवारा करना ही पड़ेगा। उसी शाम आपसी सहमति से तय हुआ कि अंकिता उसी घर में रहेगी और विनीता दूसरे घर में जाकर रहेगी। लेकिन फिर मम्मी और पापा हमारे साथ रहेंगे। ऐसे कैसे? क्या तुम ही उनकी बहू हो? वह मेरे साथ रहेंगे, मेरे घर पर। अरे हाँ, तूने कह दिया और मैंने भेज दिया उन्हें तेरे साथ। मकानों का बंटवारा तो हो गया था और अब बारी थी सास ससुर के बंटवारे की। फिर आखिर में दोनों बहुओं की सहमति से यह फैसला हुआ कि एक घर में उषा रहेगी और दूसरे घर में श्यामलाल। अंकिता के हिस्से ससुर आए और छोटी बहन विनीता के हिस्से में उसकी उषा। सब अपना अपना सामान लेकर अपनी अपनी जगह चले गए। फिर रात को सोने से पहले श्यामलाल और उषा घर के पास वाले पार्क में मिले। श्यामलाल को देखते ही उषा रोने लगी। ये सब क्या हो गया जी? क्या इस दिन के लिए हमने विकास और आकाश की शादी की थी? उषा जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या करें उषा, घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें यह कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम हर रोज यहाँ पार्क में मिलते रहेंगे। काफी देर तक बात करने के बाद उषा और श्यामलाल अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ देर बाद उसी पार्क में विनीता और अंकिता भी एक साथ आ पहुंची और फिर क्या दीदी, कैसी एक्टिंग की मैंने? शानदार छोटी, बस अब तू देखती जा। ये बुढ़े बुढ़िया जल्दी ही एक दूसरे के बिना मर जाएंगे और फिर सारा पैसा समेटकर हम दोनों किसी बड़े शहर में खूब बढ़िया मकान लेंगे। हाँ दीदी, कौन रहेगा यहाँ?
मैं तो बस दुआ कर रही हूँ कि ऊपर वाला जल्दी से इन दोनों को बुला ले अपने पास। हाँ अच्छा, तू अब अपने घर जा, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। दोनों बहनों के बीच झगड़ा बस एक नाटक था। वक्त बीतता गया और हुआ वही जो अंकिता और विनीता ने चाहा था। उषा और श्यामलाल दोनों की तबीयत खराब रहने लगी। वह दोनों एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल खुश नहीं थे। उधर यह देखकर अंकिता और विनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अंकिता के घर की डोरबेल बजी। जी, आप कौन? श्यामलाल जी हैं। मैं सुहास, वो मेरे ताऊ जी हैं। अच्छा, आइए, अंदर आइए ना। सुहास श्यामलाल के छोटे भाई रामलाल का इकलौता बेटा था और अमेरिका से सिर्फ अपने ताऊ जी से मिलने आया हुआ था। वो बचपन से ही उनका लाडला था और जब सुहास ने श्यामलाल की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो श्यामलाल के गले लगकर रोने लगा और फिर चुप हो जा मेरे बच्चे, यहाँ सब ठीक है। तू कैसा है? और रामू, वो क्यों नहीं आया तेरे साथ? ताऊ जी पापा और मम्मी दोनों नहीं रहे। उन दोनों की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां मैं हरिद्वार में ही विसर्जित करूं, तो इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं अनाथ हो गया ताऊ जी। ऐसा मत बोल बेटा, मैं और उषा जिंदा है अभी। पर ताई जी है कहाँ? उषा का नाम सुनकर श्यामलाल भी फफक कर रोने लगे और फिर उन्होंने सुहास को सब कुछ बता दिया। सुहास को जैसे ही उन दोनों के बंटवारे की बात पता चली तो वह हैरान हो गया और फौरन दूसरे घर की तरफ चल दिया और कुछ ही देर में उषा को उसके सामान के साथ लेकर लौटा। आपने सही कहा था ताऊ जी। मैं अनाथ कैसे हो सकता हूँ जब तक आप दोनों मेरे साथ हैं, और आप दोनों को भी कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ आप दोनों अब से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। सुहास को ना कहने की ना तो श्यामलाल और उषा में हिम्मत थी और ना ही चाह, क्योंकि इतने दिनों में वह भी अंकिता और विनीता की चाल अच्छे से समझ गए थे। उनके लिए फैसला लेना आसान था और इस तरह श्यामलाल और उषा फिर से एक हो गए। अंकिता विनीता ने जो इतने दिनों से प्लानिंग की थी वो सब मिट्टी में मिल गया। सुहास की बातों से उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन वो अब कर ही क्या सकती थी। ये है कणिका। कणिका के दो भाई हैं, रोहन और राहुल। एक हादसे में कणिका के माता पिता गुजर गए थे और परिवार में बस यह दो भाई और उनकी छोटी बहन कणिका ही रह गए। बड़े भाई रोहन की शादी महिमा से हुई। महिमा बहुत गोरी थी पर दिल की उतनी ही काली, जबकि कणिका का रंग जरूर काला था लेकिन मन की बहुत साफ और स्वभाव से बहुत ही सीधी थी, जिसका फायदा महिमा खूब उठाती थी। वह कणिका से एक नौकर की तरह घर का सारा काम करवाती थी और कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और कणिका यह सब चुपचाप सह रही थी। आज कणिका के घर में एक फंक्शन है। यह फंक्शन उसके छोटे भाई राहुल की शादी का है। राहुल की शादी जिस लड़की से होने जा रही है उसका नाम अनामिका है। अनामिका एक पढ़ी लिखी और बहुत पैसे वाले घर से थी। अरे, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? अब जाओ यहाँ से। महिमा, तेरी ननद तो कमाल है यार। देखना कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है इसने। अब इन सबको भी कनिका से ही मेहंदी लगवानी है तो लगवा देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और ये महारानी बस यहीं बैठकर टाइम पास करती रहे। कनिका। हाँ भाभी। भाभी की बच्ची, फौरन उठ यहाँ से और रसोई में जाकर बर्तन धो। एक बर्तन नहीं है खाना परोसने को। ठीक है भाभी, बस इस हाथ पर मेहंदी तो पूरा लगाने दो। तुझे सुनाई नहीं दिया? फौरन उठ यहाँ से। मुबारक हो महिमा, अब तो तुम जेठानी बनने जा रही हो। हाँ, पता नहीं कैसी देवरानी मिलेगी। देवर जी ने खुद पसंद की है। सुना है नई बहू बहुत गोरी है, तुमसे भी ज्यादा गोरी है क्या? महिमा ने उस औरत के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी इस बात की चिंता खाई जा रही थी। असल में महिमा का मायका भी अच्छा खासा अमीर था और इस बात का घमंड उसे हमेशा से ही था। कामनी के काले रंग की वजह से वह हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी और उसे दबा कर रखती थी, लेकिन अब नई देवरानी को लेकर उसके अंदर असमंजस था। दूसरी तरफ कणिका को अपनी नई भाभी से काफी उम्मीदें थीं। शादी का फंक्शन अच्छे से निपट गया और फिर छोटी भाभी, गुड मॉर्निंग। अरे कणिका, तुम क्यों चाय बना कर लाई? मैं बना देती ना। नहीं नहीं भाभी, रोज सुबह चाय तो मैं ही बनाती हूँ, सबके लिए एकदम स्पेशल वाली। आप पी के देखिए ना। हाँ, सच में बहुत ही अच्छी चाय है। वैसे खाना कौन बनाता है? रोज मैं ही बनाती हूँ, नाश्ता, लंच और फिर डिनर। तो अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए शेफ कनिका के हाथों का खाना खाने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे बड़ी भाभी वो कुछ नहीं बनाती क्या? मेरा मतलब है खाना वगैरह।
बनाती है ना, कभी कभी जब उन्हें मेरे हाथ का कुछ पसंद नहीं आता। कणिका और अनामिका बात कर ही रहे थे कि तभी महिमा कमरे के बाहर से ही जोर से चिल्लाई, अरे ओ कनिका, कहाँ मर गई? मेरी चाय कहाँ है? छोटी भाभी मुझे जाना होगा, बड़ी भाभी उठ गई है, अब मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ। इतना कहकर कणिका हड़बड़ाहट में वहां से चली गई और यह सब देख देख कर अनामिका को अच्छा नहीं लगा। खासकर कणिका से महिमा का बात करने का तरीका उसे बहुत ही खराब लगा। हालांकि वह उस वक्त चुप ही रही क्योंकि अभी वो खुद घर में नई थी, लेकिन वक्त के साथ उसे सब कुछ समझ आ गया कि महिमा एक नंबर की घमंडी और धौंस जमाने वाली औरत थी। और फिर एक बात बताओ कनिका, ये बड़ी भाभी शुरू से ही ऐसी है क्या? मतलब? पहले तो किसी से बात ही नहीं करती और जब भी मुंह खोलती है तो बस जहर ही उगलती है। हाँ, वह थोड़ी ऐसी है। वो तुमसे इतना काम कराती हैं, तुम्हें सारा दिन इतना कुछ सुनाती हैं, तुम पलटकर कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी, मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, और भैया लोग भी अपने काम में ही बिजी रहते हैं। शादी के लिए जो भी लड़का मुझे देखने आता है वह मेरा रंग देखकर मेरे मुंह पर ही मना कर देता है, तो एक तरह से मैं बोझ ही तो बनी हुई हूँ सब पर। तो अगर बड़ी भाभी कुछ बोल भी देती है तो क्या हुआ? इतना कहकर कणिका चुप हो गई और अनामिका सारी बात समझ गई। फिर उसने कुछ सोचकर कणिका से कहा, कनिका, वैसे तुम्हारी हॉबीज क्या है? भाभी, मुझे ना मेकअप करना, मेहंदी लगाना और हेयर स्टाइल बनाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, तो तुम ब्यूटिशियन का कोर्स क्यों नहीं करती? करना तो चाहती हूँ, पर भाभी उसमें बहुत खर्चा होगा, और फिर घर के सारे काम ये कौन करेगा? अरे मेरी ननद रानी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी भाभी है ना, मेरे पास तो तुम्हारी हर मुश्किल का हल है। अनामिका की यह बात सुनकर कणिका बहुत खुश हो गई। अब यह दोनों हमेशा साथ रहती और सारा दिन बातें करती, और यह बात महिमा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अनामिका ने अपने खर्च पर शहर के एक बड़े सैलून ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कणिका का एडमिशन करा दिया। और फिर भाभी, आई लव यू, आप कितनी अच्छी हो। आई लव यू टू ननद रानी, बस पूरी मेहनत से काम सीखो, फिर अपना पार्लर खोलना। और हाँ, मैं जब तुम्हारे पार्लर में आऊं तो मुझसे पैसे मत लेना, ठीक है ना? अरे भाभी, आपको तो हमेशा मैं ही सजाऊंगी, खुद अपने हाथों से। इस बात पर दोनों हंसने लगी। शाम को कणिका ने एडमिशन वाली बात अपने भाइयों को बताई तो वह ना तो खुश हुए और ना ही इस बात का उन्होंने कोई विरोध किया। लेकिन महिमा फौरन भड़क उठी। अच्छा, यह हर रोज तफरी मारेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? भाभी, आप चिंता मत करिए, मैंने एक हाउसमेट का इंतजाम कर दिया है, वह कल से आकर सारा काम संभाल लेगी। अच्छा जी, और उसके पैसे वो कौन देगा? वो हम मैनेज कर लेंगे भाभी। ठीक है भाई, अब तो घर के सारे फैसले मुझसे बिना पूछे ही होने लगे हैं। सही है। इतना कहकर महिमा वहां से उठकर चली गई, लेकिन घर के सभी लोग उसका नेचर जानते थे। दोनों भाइयों ने कणिका को ब्यूटिशियन का कोर्स करने की इजाजत दे दी और यहाँ से कामनी के लिए सब कुछ बदलने लगा। पता है भाभी, आज सैलून में ना मेहंदी लगाना सिखाया। पता है, मेरे बनाए डिजाइन की सबने तारीफ की। सच में भाभी, अब तो चाहे मेरी शादी ना भी हो तो भी मैं बहुत खुश हूँ। अरे पर क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी? ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे भाभी, हर कोई आप जैसा नहीं होता ना, सबके लिए लड़की का रंग बस गोरा ही होना चाहिए। मुझ जैसी काली लड़की को देखकर तो सबका मूड ही खराब हो जाता है। नहीं कनिका, ऐसा नहीं है, रंग से ज्यादा इंसान के गुण मायने रखते हैं। और तुम देखना, एक दिन तुम्हें जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे गुणों को पहचान कर तुमसे बहुत प्यार करेगा और डोली में बिठाकर अपने साथ साथ समुंदर पार ले जाएगा। अनामिका की यही बातें कणिका को आत्मविश्वास से भर देती थीं। वह पूरी मेहनत से अपना कोर्स कर रही थी। फिर एक दिन सैलून जाते वक्त रास्ते में कणिका ने देखा कि एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है और उसमें भयंकर आग लगी हुई है। उस कार के अंदर एक बुढ़िया मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी में भी आग की लपट्टों के बीच जाने की हिम्मत नहीं थी। तब कणिका ने हाथ में एक कपड़ा लेकर बहुत ध्यान से कार का जलता हुआ दरवाजा खोला और उसमें से बूढ़ी महिला को बाहर निकाल लिया। उस महिला की हालत काफी खराब थी। कणिका ने फौरन एक ऑटो बुक किया और महिला को लेकर अस्पताल पहुंची। रास्ते में वह महिला को हिम्मत बंधाती रही और उनके घावों को साफ भी करती रही। फिर अस्पताल में, चिंता मत कीजिए, माइनर बर्न है, मैं इन्हें देख लेता हूँ।
तब तक आप काउंटर पर पैसे जमा करवाइए। पर मेरे पास पैसे नहीं है डॉक्टर। जैसे ही कणिका ने यह बात कही, उस घायल महिला ने फौरन अपने पर्स में से एक कार्ड निकालकर कणिका को दिया और कहा, बेटी ये लो, इसमें मेरे पोते का नंबर है, उसे फोन करके बुला लो। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप बस अपनी दादी का ख्याल रखिए। आपको पता है, मेरी दादी मेरे लिए लड़की देखने जा रही थी। उन्होंने मुझसे भी साथ चलने को कहा था। अगर मैं उनके साथ चल पड़ता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अरे हाँ, अब वह लड़की तो मैं देख नहीं पाई, लेकिन बेटा ये गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तेरा क्या ख्याल है? बेटा यह बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए, सीधी सादी, लेकिन बहुत ही गुणी और समझदार। दादी की बात सुनकर राज ने कणिका की तरफ ध्यान से देखा और फिर उसने धीरे से कणिका से कहा, मेरा ख्याल तो बहुत नेक है, लेकिन आपका क्या ख्याल? राज की बात सुनकर कणिका को अनामिका की बात याद आ गई, जो आज उसके सामने सच साबित हो रही थी। राज सिंघानिया वही लड़का था जो कणिका की काली सूरत को नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरत सीरत को देख रहा था और उससे शादी भी करना चाहता था। पहली बार कणिका को किसी ने सामने से इस तरह का सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने में कणिका हिचकिचा तो रही थी, लेकिन उसके शर्माते चेहरे ने उसका जवाब। सावित्री के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के विनोद और प्रमोद और एक लड़की अनामिका थी। बिन बाप के बच्चों को सावित्री ने खूब लाड प्यार से पाला। उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। विनोद और प्रमोद अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों सपना और प्रिया से प्यार हो गया। सावित्री को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गईं। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में गाउन पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो। और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार में खर्चा करने की? माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी। अरे आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो इसका हक बनता है। फिर सावित्री ने अपने पैसों से अनामिका के लिए गाउन बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और सावित्री की दोनों बहुएं ब्याह कर घर आ गईं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्ज से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, ना जाने कब क्या हो जाए। तभी सावित्री की दोनों बहुएं वहां आ गईं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसर फुसर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर लें। और नहीं तो क्या, अब हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। चल, अनामिका रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर। इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास ननद से घर के काम करवाने लगीं। दोनों बड़े घर से आई थीं, लेकिन फिर भी उनके मन में लालच भरा हुआ था। सुनिए जी, यह माँ जी अनामिका को कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। अब कल की बात लो, माँ जी ने अपने सोने की बालियां अनामिका को दे दी। मुझे तो डर है कहीं एक दिन वो यह घर भी उनके नाम ना कर दें। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते कहाँ देर लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन विनोद और प्रमोद वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स में साइन कर दो। कैसे पेपर्स और क्या लिखा है इसमें? यही कि आपको कुछ हो गया तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी हमें बट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप यह घर बेझिझक होकर साइन कर दो। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? और वैसे भी अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ। आप यह घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर सावित्री ने वैसा ही किया, लेकिन अब तो जैसे सपना और प्रिया का सपना पूरा हो गया। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए होते हैं और अनामिका की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई होती हैं। तभी अचानक सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही। अब क्या करूं? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। अनामिका बाहर ऑटो ढूंढने जाती है, लेकिन जब तक वो वापस आती तब तक सावित्री दम तोड़ चुकी थी। अपनी माँ की मौत के सदमे से अनामिका को बहुत गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन अभी उसका दुख दूर नहीं हुआ था कि उसकी दोनों भाभियों ने वो कर दिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। नहीं भाभी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी माँ की यादें बसती हैं।
लेकिन तुम्हें हमारे साथ यह घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने यह घर बेच दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? नहीं, मैं अपने रहते इस घर को नहीं बेचने दूंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माँ ने यह अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज उन्होंने वसीयत में घर हमारे नाम लिखा था। अनामिका मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर अपनी भाभियों के साथ चली गई। अनामिका हमेशा अपनी माँ को याद करके रोती रहती। ओहो हो, अब ये तुम्हारा रोना धोना आखिर कब तक चलेगा? चलो अब यह सब ड्रामा बंद करो और घर के काम करो जाकर। आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ, उठो अब। और रसोई में बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लो, फिर कपड़े भी धो लेना, लेकिन पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये दोनों मुझे घर से निकाल देंगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अब अनामिका सारा दिन घर का काम करती और जब समय मिलता तब आधी रात को पढ़ने बैठती। एक दिन घर में विनोद और प्रमोद की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारी अनामिका ने अकेले कर ली। तभी पार्टी में एक औरत ने सपना से पूछा, ये लड़की कौन है सपना? ये हमारी नौकरानी है। यह सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगा और वह बिना किसी से कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वह फुटपाथ पर रहने लगी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली। फिर भीख मांगने वाली एक गरीब ननद इनकम टैक्स अफसर बन गई। ऐसे ही समय बीता एक रोज। हे राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ जब्त हो गया, ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था अब वो टीम हमारे घर ही आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या? अब हम कहाँ जाएंगे? फुटपाथ पर। ना जाने किसके श्राप का फल है जो हमें यह दिन देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर अनामिका सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वह खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई। वह अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा जो कुछ भी आपके साथ हुआ। ये सब हमारे कर्मों का फल है अनामिका। हमने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई। अब तुम हमें माफ कर दो। हाँ, अब तुम हमें माफ कर दो। आप दोनों घबराओ मत, मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे घर चलो। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए कुछ करती हूँ मैं। खुशी के मारे उसकी भाभियों ने उसे गले से लगा लिया। उसने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वह अब ईमानदारी से काम करेंगे। अब दोनों अमीर भाभियां अपनी गरीब ननद के बड़प्पन के आगे झुक गई, क्योंकि आज उनकी गरीब ननद उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।